हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में आज जो पढ़ाया जाएगा वो है लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम। मांग क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मांग फलन क्या होता है वो बताया गया आपको। मांग फलन में एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक मार्केट डिमांड फंक्शन। तो उसी को जब तक वो मांग फलन वाला चीज़ जो है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो ये अभी लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो भी समझ में नहीं आएगा। क्या था मांग फलन डिमांड फंक्शन, पहले तो ये समझते हैं, फिर से नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझें। डिमांड फंक्शन यानी किसी भी चीज़ की डिमांड, किसी भी वस्तु की डिमांड कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर निर्भर करती है? प्राइस ऑफ एक्स यानी वस्तु की अपनी कीमत, प्राइस ऑफ आर यानी रिलेटेड वस्तुओं की कीमत, और वाई यानी इनकम, और टेस्ट और एक्सपेक्टेशन। ये मुख्य रूप से 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर किसी भी वस्तु की डिमांड हो निर्भर करती है। अब सबसे ज़्यादा यदि किसी वस्तु की डिमांड इफेक्ट होती है सबसे ज़्यादा तो वो इफेक्ट होती है वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत से किसी वस्तु की मांग जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो इसी के ऊपर मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड भी इसी के ऊपर। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? मांग का नियम यह बतलाता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा घट जाती, तथा इसके विपरीत भी। The law of demand states that when price of a commodity decreases, its quantity demanded increases and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब विपरीत। विपरीत का क्या मतलब? सुनिए मेरी बात। कहते हैं कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो मांगी गई मात्रा घट जाएगी, और यदि वस्तु की कीमत घट जाएगी तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। पर इसमें मुझे एक वर्ड और ऐड करना है। वर्ड मैंने इस वजह से नहीं ऐड किया क्योंकि मेरे को समझाना था। तो मांग का नियम यह बतलाता है कि यदि किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो बाकी चीज़ों का क्या, बाकी चीज़ों में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा अन्य बातें समान रहने पर। अब सुनिए फिर से, मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर, ये मैंने इसलिए लिखा है अलग से ताकि ये हाईलाइट हो सके। तो अन्य बातें समान रहने पर यदि आप नहीं लिखते हो तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things remaining constant
बाकी चीजें जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो बाकी चीजें क्या, प्राइस ऑफ आर वाई टी टी, इनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और यदि सिर्फ कीमत बदलती है वस्तु की, घट जाए तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत भी, विपरीत का मतलब कि अन्य बातें यदि समान रहता है, अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी घट जाएगी, और वस्तु की कीमत घट जाएगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यही है लॉ ऑफ डिमांड, यही है मांग का नियम। अब ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है मांग का नियम कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। ये क्या बतला रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप। किस किस के बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप को हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक संबंध। तो ऋणात्मक संबंध किस किस के बीच हुई? वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में कैसा संबंध है? ऋणात्मक। जब ऋणात्मक संबंध होगा तो मांग वक्र कैसा बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब ऋणात्मक संबंध होता है तो कोई भी वक्र डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है इसके और इसके बीच में। यानी पहले प्राइस इतना था तो क्वांटिटी इतना, प्राइस के बढ़ जाने पे क्वांटिटी कम। ठीक है, ये है ऋणात्मक संबंध, नेगेटिव रिलेशनशिप। ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, ऋणात्मक संबंध के कारण मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। ठीक है, पर मैंने आपको जो बताया कि मांग वक्र का नियम तभी लागू होगा जब अन्य बातें समान रहेगी। तो अन्य बातें में क्या आता है? अन्य बातें में प्राइस को छोड़ के, यानी अपनी प्राइस को छोड़ के बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें कौन कौन से हैं जिनके अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, दीज शुड नॉट बी चेंज। इनके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और जब तक आप ये बातें नहीं मानोगे तब तक लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मांग के नियम की मान्यता। मांग के नियम की मान्यता। मांग के नियम की पहली मान्यता, मांग के नियम की पहली मान्यता है कि संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
मांग के नियम की दूसरी मान्यता यह है कि आय में, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। Where's the German union? They've got evil everything. They didn't do it. So I think that's the second. You know that just in theory. And it's in year 5. So we're doing it by it. मांग के नियम की तीसरी मान्यता है कि टेस्ट में, प्रेफरेंस में चेंजेस नहीं आने चाहिए। रुचि तथा प्राथमिकताएं And I'm pretty moderate. Down. Good. नहीं बदलने चाहिए। And Tim better get out here. You need it, need it. Him for advantage. But I need it. चौथी मान्यता यह है कि एक्सपेक्टेशन यानी आशाएं में परिवर्तन नहीं हो। I know I need it. God up. You can say me like. इन्हीं चीजों को यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं तो नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरी मान्यता यह है कि नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। तीसरी मान्यता यह है कि नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चौथी मान्यता यह है कि नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन। यही है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये बातें मान लो तो लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा, और यदि ये बात नहीं मानते तो लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। बात आई समझ में?